गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा पहला ही चैप्टर है 8th क्लास के लिए, एसएस का चैप्टर है। और जो आपकी यूनिट है उसमें भूगोल या ज्योग्राफी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है संसाधन। तो आज हम संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार ये हमारे लिए बहुमूल्य है, इन सभी का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि संसाधन का अर्थ या फिर पूछी जाएगी आपसे परिभाषा। क्या पूछी जाएगी? परिभाषा। तो ये 2 प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ से। तो पहला क्या है, हम देखेंगे संसाधन का क्या अर्थ है। वह कच्चा माल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है तथा बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त यानी प्रयोग किया जाता है। प्रकृति क्या है? पर्यावरण से। पर्यावरण से जो हमें पदार्थ मिलता है, कच्चा माल मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जिसका हम सीधा ही उपयोग कर पाए उसे संसाधन के रूप में जाना जाता है। उसे संसाधन कहते हैं। जैसे लकड़ी। लकड़ी क्या काम आती है? हमारे जलाने के काम आती है। हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंगलों से करते हैं, पेड़ पौधों से करते हैं। तो ये हमें सीधी क्या है? प्रकृति से मिल रही है। लकड़ी के बाद में, उसके बाद में फिर क्या हुआ? मानव ने अपने बुद्धि के आधार पर उसका क्या बना लिया? दरवाजा। तो ये भी एक क्या है? संसाधन के रूप में गिना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में सोना। सोना में प्रकृति से चट्टानों में पाया जाता है। मानव है वो खनन क्रिया के द्वारा इसका निकाल के लेकर आता है या खोज करता है। उसके बाद में चांदी है। तो ये क्या है? ये प्रकृति से सोना और चांदी हमें सीधे डायरेक्ट रूप से मिले हैं। उसके बाद में सोने और चांदी से क्या कर लिया मानव ने? आभूषण बना लिए। आभूषण भी क्या आएगा? ये भी एक संसाधन के रूप में गिने जाते हैं जो हमारे श्रृंगार कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा अलग अलग आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो संसाधनों के प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। सामान्य संसाधन को प्रकृति यानी सीधे हम प्रकृति, जैसे लकड़ी, प्राकृतिक मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन में क्या आता है? जैसे प्राकृतिक रूप से तो हमें लकड़ी मिल गई जंगलों से। उसके बाद में मानव एक कुछ संसाधन है। कुछ संसाधन कैसे है? मानव अपनी बुद्धि के आधार पर लकड़ी का क्या बना रहा है? दरवाजा बना रहा है या फर्नीचर बना रहा है या अन्य कोई काम में ले रहा है। तो मानव क्या है? खुद ही एक संसाधन है। तीसरा क्या है? मानव निर्मित। अब मानव ने जो निर्माण किया किसी चीज का, प्रकृति ने जैसे हमें लकड़ी दे दी, पेड़ पौधे दे दिए, लकड़ी से क्या किया मानव ने? दरवाजा बना लिया। तो ये क्या होगा? मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकृत किया जाएगा या गिना जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद में है प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा हमें। जो हमारे प्राकृतिक, सबसे पहले यहाँ हमने लिखा है प्राकृतिक, तो उसके बारे में देखते हैं क्या है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे अधिक संशोधन के बिना उपयोग में जाते हैं। चलो देखो, प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखो, बिना किसी शोध के, बिना किसी शोध के हम कौन कौन से जो प्राकृतिक संसाधन है सीधा डायरेक्ट हम यूज करते हैं? हवा। इसमें हम कोई शोध नहीं करते या इसका कोई संशोधन नहीं करते। हम सांस लेने का लिए मानव है या अन्य जीव जंतु है वो इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में जल है। अब जल का भी हम कोई संशोधन नहीं करते, इसको भी हमें कोई साफ करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों से, नदी नालों से हमें पानी मिलता है,
पीने के काम लेते हैं या कृषि या सिंचाई के लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में है मिट्टी या मृदा। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में टॉपिक है वो है या प्रश्न बनता है वो ये बनता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब हमें ये देखना है कि ये उत्पन्न कैसे हुए हैं, क्या ये संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या फिर इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर हम इनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, जैव संसाधन, और दूसरा क्या है, अजैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या है, सभी जीवित वस्तुएं जैव संसाधन में आती है, यानी जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, ये सारे क्या है, ये हमारे जैव संसाधन में आते हैं। हालांकि हम खुद भी एक संसाधन है और हम भी इसमें जैव संसाधन के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके बाद सभी प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतु जैसे जैव संसाधन के उदाहरण हैं, इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये प्राकृतिक जो हमें पेड़ पौधे जीव जंतु ये मिले हैं इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, यानी आने वाले समय में इनकी हमारे पास भरपाई होती रहती है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होते। इसके बाद में आगे का जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये बनता है संसाधन में उत्पत्ति के आधार पर, यानी हम संसाधनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कितना का समय लगता है इनको बनने में, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं उनको हम एक बार उपयोग करने के बाद में कुछ समय के बाद में वो दोबारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, परंतु कुछ संसाधन ऐसे होते हैं उनको हम दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते और उनको क्या है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं या बहुत सी सदियां बीत जाती है, उसके बाद में वो अपने अस्तित्व में आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या है, जैव संसाधन। सभी जीवित वस्तुएं जैव संसाधनों में आती है, यानी जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, हालांकि खुद मानव है वो भी इसमें गिना जाता है। इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये जो संसाधन होते हैं उनको दोबारा से प्राप्त करने में बहुत कम समय लगता है और हमारे पास में ये दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र या भूखंड पर प्राकृतिक वनस्पति अपने पेड़ पौधे वहाँ से उखाड़ दिए, उसके बाद में क्या है, हम इनको दोबारा यहाँ इनका पौधारोपण करके या उसके जो सीड होते हैं उससे हम प्राकृतिक वनस्पति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारे को आसानी से या कुछ समय के बाद में हमें वही प्राकृतिक वनस्पति है उसको प्राप्त करने में कम समय लगेगा। इसके बाद में है जैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या है, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, यानी इनमें जान नहीं होती, ये सांस नहीं लेते, और ये जो संसाधन होते हैं ये निर्जीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टानी, कोयला। यानी हमने तीन इसमें उदाहरण के तौर पर लिए हैं। मृदा क्या है, मिट्टी है, उसको बहुत वर्ष लग जाते हैं ये। फिर इसके बाद में चट्टान में क्या है, चट्टान को बनने में बहुत काफ़ी समय लगता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है या अन्य आंतरिक हलचल होती है पृथ्वी के अंदर और एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है, या ताप और दबाव के कारण कुछ लावा गर्म बाहर निकलता है विस्फोट के रूप में, और वो एक ठंडा होता है तो धीरे धीरे चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो बहुत समय लगता है। इसके बाद में कोयला है जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो धरातल के अंदर काफ़ी समय तक दबी रहती है, ताप और दाब के कारण वो कोयले में तब्दील हो जाती है, यानी पदार्थ में तब्दील हो जाती है। इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इनको प्राप्त करने में हमारे को बहुत सारे समय लगेगा, बहुत सारे करोड़ों वर्ष या सदियाँ या शताब्दी है वो निकल जाएगी। तो इसलिए ये दो प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर हम इनको बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। यानी पहला क्या है, जैव संसाधन जिनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरा है अजैव संसाधन जिनको हम दोबारा
अभी हम आगे देखेंगे विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण या फिर उपयोग के आधार पर। उपयोग का मतलब होता है हम प्रयोग करते हैं ना, उसके आधार पर संसाधनों को हम कितने भागों में बांट कर उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला हम लेंगे वास्तविक संसाधन। इसमें क्या है, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी ये संसाधन हमें पहले से पता है कि हम इनका इस गति से अगर उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इनको वास्तविक संसाधन कहा जाता है। इनकी मात्रा होती है वो निश्चित होती है, और अगर हम इस गति से अगर इनका उपयोग करते रहे तो आने वाले निकट समय में हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका लगातार शोषण किया जाता है। शोषण का मतलब होता है हम इनको उपयोग करते रहते हैं, खदानों से इनको खोद कर निकालते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं खेतड़ी प्रदेश से तांबा। अब तांबे की खान है, उसमें जो तांबा है वो मानव जाति ने पहले ही स्पष्ट कर लिया है अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर कि तांबा है वो इस खान से हम इतना निकाल सकते हैं, परंतु फिर भी उस खान से हम लगातार तांबे की जो खुदाई है वो कर रहे हैं। इसके बाद में हम रोहर क्षेत्र का ये पड़ता है जर्मनी में, आपके ये जर्मनी में है, और इस क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है। कोयला है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यहाँ की जो खानें हैं उनका लगभग हमने आइडिया लगा लिया है कि ये कोयला है, हम अगर इस गति से प्रयोग करते रहे तो आने वाले समय में ये खान है वो हमारे लिए कोयला प्राप्त नहीं कर पाएगी। फिर भी हम कोयला है वहाँ से पर्याप्त मात्रा में निकालते जा रहे हैं। उसके बाद में आता है कालगुरडी। ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। कालगुरडी से क्या है, सोने की खान, यानी यहाँ से सोना निकाला जाता है। वो एक अत्यधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। आज अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर हम इस गति से उसका उपयोग करते रहे तो आने वाले समय में ये कालगुरडी जो नामक खान है ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, यहाँ से सोना है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इन्हें वास्तविक संसाधन कहा जाता है। यानी सीधा अगर हम सीधा सरल भाषा में समझे इसको, तो ये जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं लगभग इनका हमने पहले ही अंदाजा लगा रखा है। इसके बाद में दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन में क्या होता है, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, यानी अगर ये संसाधन हमारे आने वाले समय में नहीं रहते हैं तो इनके बाद में हम कौन से संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे, वो संसाधन हमने पहले ही देख रखा है या उनका आविष्कार कर रखा है, परंतु हमारे पास में इतना ज्ञान नहीं है, इतना हमारे पास में सोचन शक्ति नहीं है, या इतने हमारे पास में प्रौद्योगिकी का विकास नहीं है, जिनके कारण हम आज वर्तमान में उनको एक अच्छे तरीके से उपयोग में ले सकें। तो इसमें हम उदाहरण के तौर पर यूरेनियम को ले सकते हो आप। यूरेनियम का आविष्कार है वो लगभग 1789 में हो गया था, परंतु आज भी हम इस क्षेत्र में यूरेनियम से जो हमारे पदार्थ बनाए जाते हैं, जो भी हम वस्तु बनाते हैं, जो भी हम इसको यूज में लेते हैं, वो इनके मुकाबले में बहुत कम इसके बारे में हमें एक ज्ञान प्राप्त है। तो इसलिए एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा।